नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में भारत पोलैंड बैठक, आतंकवाद, वैश्विक व्यापार और यूरोप संबंधों पर दोनों देशों ने साझा दृष्टिकोण। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रताप सारंगी का बयान, नितिन नवीन के राष्ट्रीय नेतृत्व में चुने जाने से पार्टी के सामने नई चुनौतियां। बिहार में नीट छात्रा की मौत के विरोध में कांग्रेस का व्यापक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सम्राट चौधरी के तत्काल इस्तीफे की जोरदार मांग की। मुंबई वार्ड 3 चुनाव विवाद, रोशनी गायकवाड़ ने परिणाम चुनौती देने हाईकोर्ट का किया रुख। बहराइच मेडिकल कॉलेज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध मजारों और निर्माणों का बुलडोजर से किया ध्वस्त। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रोडोस्लाव ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान अपने शुरुआती संबोधन में दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक सांस्कृतिक आयोजन भी बताया। सीमा पर आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता पर भारत के रुख से पूर्ण सहमति जताई और कहा कि पोलैंड भी आगजनी और आतंकवाद का शिकार रहा है। उन्होंने टैरिफ के माध्यम से चुनिंदा देशों को निशाना बनाए जाने को अन्यायपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी कि इससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। यूरोप के साथ भारत के संबंध पर जोरदार देते हुए उन्होंने कहा कि पोलैंड को उम्मीद है कि भारत यूरोप से जुड़ा रहेगा और यूरोप भर में भारत द्वारा दूतावास स्थापित किए जाने को यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को लेकर भारत की गंभीरता को संकेत बताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सारंगी ने कहा कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय नेतृत्व में चुने जाने के बाद पार्टी और नितिन नवीन दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का सामना नितिन नवीन पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ करेंगे। प्रताप सारंगी ने यह भी कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व का प्रभाव पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा और यह पार्टी की रणनीति और सफलता पर सकारात्मक असर डालेगा। उन्होंने युवा नेता की राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण पार्टी को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ नेता और सांसद प्रताप सारंगी जी है। सर, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरीके से निर्विरोध चुने जाने की और अग्रसर है नितिन नवीन जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की जो दावा है, जो चीजें हैं कि युवाओं को मौका देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है उसको करता है। जैसे जो कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए, एक युवा है। भारत सबसे बड़ा युवा देश है और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए एक युवा नेतृत्व ही सही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रामाणिकता पूर्वक ये काम करता है। योग्य, दक्ष, पारदर्शी युवा नेतृत्व को सामने ला करके देश के युवाओं में राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए एक नया उत्साह, उमंग सृष्टि करता है। सर, आगामी चुनाव है पश्चिम बंगाल का और भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादा जो है काम कर रही है। क्या लगता है कि नितिन नवीन का चुना जाना और एक बड़ा प्रभाव है पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ेगा? हाँ, निश्चय पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और ये तो एक सांगठनिक पार्टी है, संगठन के द्वारा सब चुनाव लड़ा जाता है। व्यक्ति इसमें गौण है, फिर भी जो अध्यक्ष होंगे ये लीडर है, ये लीड करेंगे। अध्यक्ष प्रेरणा देने लायक होना चाहिए, ऐसा ही उनके अंदर में प्रतिभा है। क्या पश्चिम बंगाल में क्या नितिन नवीन का जो जादू है, लगातार वो जैसे जब से कार्यकारी अध्यक्ष बने बड़ी बड़ी बैठकें ली, तो क्या एक बड़ा इफेक्ट जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी पड़ेगा उनका? बिल्कुल पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में जो आज सत्ता पक्ष है वो तो बिल्कुल आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अनुप्रवेशकारियों का समर्थन करते हैं, उनका नाम को वोटर लिस्ट डिलीट करने को विरोध करते हैं। इसलिए राष्ट्र की स्वार्थ उनके लिए गौण है, लेकिन राष्ट्रीय स्वार्थ हमारे लिए सर्वोत्तम। नेशन फर्स्ट, 42nd सेल्फ लास्ट। इसलिए नेशन फर्स्ट प्रिंसिपल को आगे लेने के लिए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये हमारा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण
कम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बात कर रहे थे प्रताप सारंगी, जिन्होंने कहा कि इस नाम के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आगे जरूर बढ़ेगी, लेकिन एक चुनौतीपूर्ण तरीके से जो तमाम जो चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन के आगे, उनको भी पूरा करने की जो है कोशिश जो है नितिन नवीन करने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। बिहार में नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद थे और उन्होंने छात्रों और जनता के आक्रोश को समर्थन भी दिया। बिहार में नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस ने मंगलवार को पटना की सड़कों पर उतरकर नीतीश सरकार और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने भले ही एसआईटी का गठन किया है, लेकिन इसमें उन्हीं अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को एसआईटी से हटाकर निष्पक्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। ये मामला जब से हुआ है तब से हम अलग अलग तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं, चाहे वो इससे पहले भी कांड हुए हों, ये भी कांड हो। मामला ये है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन रेपिस्ट की बचाव कर रही है, गैंगस्टर की बचाव कर रही है, माफिया की बचाव कर रही है, क्रिमिनल की बचाव कर रही है। आज भी जिस तरीके से एसआईटी गठन किया गया और एसआईटी में जिन पुलिस अधिकारी को रखा गया है, जिन पे उंगली उठी है, उसी को आपने एसआईटी पे डाला है। इसका मतलब ये साफ है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस की नीयत और मंशा ये है कि इस मामले को दबाया जाए। बात बहुत सीधी है, अगर चोर को आप कोतवाली में बिठाने का काम करोगे तो ना मुख्यमंत्री पे विश्वास है, ना गृह मंत्री पे विश्वास है, ना प्रशासन से विश्वास है, ना पुलिस पे विश्वास है। और इसी के विरोध पे हम आज सड़क पे आए। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के वार्ड क्रमांक 3 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की उम्मीदवार रही रोशनी गायकवाड़ ने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए मुंबई हाई कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। हार के बाद गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मतगणना के दिन जब वह पोलिंग बूथ पर पहुंची तो ईवीएम मशीनों की सीलें टूटी हुई थी और बैलेट पेपर के सील भी खुले पाए गए, जिस पर उन्होंने तुरंत चुनावी अधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराई। आरोप है कि इस पर अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब देने के बजाय उन्हें धमकाने की कोशिश की। गायकवाड़ का कहना है कि पूरी मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसी आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने और न्याय की मांग करने का फैसला किया है। मुलगी को, एक महिलाओं को हराने के लिए किस तरह निवडणूक आयोग, भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार और वहाँ पे जो उपस्थित थी वो पुलिस अधिकारी, उन्होंने सबने मिलकर कैसे षड्यंत्र किया। जिस दिन हम प्रभाग क्रमांक 3 के सभी उम्मीदवार वहाँ पे अंदर गए, महानगर पालिका के जहाँ पे काउंटिंग होने वाला था वहाँ पे गए, सबसे पहले मैंने देखा कि वहाँ पे पोस्टल वोट जो रहता है उसका सील ओपन था। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई तो वो आर ओ मैडम ने मुझे बताया कि एक बार आप सीसीटीवी फुटेज देख लो। मैं सीसीटीवी फुटेज देखने गई, लेकिन उसमें कहाँ भी मुझे दिखा नहीं कि जो पोस्टल वोट थे वो ओपन किए जा रहे और उसमें से 25 वोट जो मैडम बता रही थी उतने वोट निकले, मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आया। उसके ही बाजू में जहाँ पे सीसीटीवी हम लोग देख रहे उधर ही नीचे सब ईवीएम की मशीन रखी हुई थी और वो सभी की सभी मशीन के सील पूरी तरह से ओपन थे। तो मुझे ये बताना है और ये पूछना है निवडणूक आयोग को और ये जो भी सत्ता में बैठे वो पार्टी को कि कोई भी उम्मीदवार जो पार्टी में इलेक्शन के लिए खड़ा है, किसी भी पार्टी से जिसके प्रतिनिधि है, उनके सामने अगर वो सील किए जाते हैं तो उनका कर्तव्य क्या है, कायदे के अनुसार वो सील वो उम्मीदवार या फिर उसके प्रतिनिधि के सामने ही ओपन किए जाने चाहिए। लेकिन उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा ये आरोप है निवडणूक आयोग पे और वो सही वाला आरोप है कि उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने यहाँ पे वोट की चोरी की है। तो इसके लिए मैं न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाऊंगी, आवाज उठाऊंगी और मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा।
बहराइच जिले में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी अवैध मजारों और अन्य निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह मामला वर्ष 2002 से लंबित था और 2004 व 2019 में उच्च अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए गए थे। अतिक्रमणकारियों ने स्वयं हटाने के लिए समय मांगा था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत और जिलाधिकारी के निर्देश पर आज करीब 2000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली 10 से 12 अवैध मज़ारों को हटाया गया। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इनमें से केवल 2 मज़ारें ही वक्फ बोर्ड में दर्ज की गई थी, जबकि शेष सभी अवैध रूप से बनाई गई थी। मेडिकल कॉलेज के अंदर अतिक्रमण हुआ था और ये करीब 2002 में नियत प्राधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश दिया गया था कि ये जो अतिक्रमण हुआ है इसको बलपूर्वक हटा लिया जाए। इन लोगों द्वारा अपील की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी नियत प्राधिकारी अर्थात सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश की 2004 में पुष्टि कर दी गई थी। इसके पश्चात ये लोग कमिश्नर साहब के यहाँ चले गए थे। कमिश्नर साहब ने भी 2019 में ये आदेश पारित किया गया था कि जो सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया है वो सही आदेश है, इसका क्रियान्वयन कराया जाए। उसी क्रम में 2019 में इन लोगों ने ये कहा था कि हम 2 दिन में हमें समय दे दिया जाए, हम 2 दिन में ये सब हटा लेंगे, लेकिन इन लोगों द्वारा 2019 में समय लेने के बावजूद भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया। आज इसके पूर्व प्रिंसिपल साहब ने अवगत कराया कि ये 2002 से भी ये मुकदमा चल रहा है और आदेश होने के बावजूद भी ये लोग अवैध अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, इसलिए ये अवैध अतिक्रमण हटवा दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिया गया कि इसे बलपूर्वक हटा लिया जाए। अगर ये अपने सुलह समझौते के आधार पर नहीं हटाते हैं तो इसे बलपूर्वक हटा लिया जाए। सूरत पुलिस ने वापी के महाराणा ज्वेलर्स में हुई लगभग 14,40,000 रुपए की चोरी का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पवन कुमार वागराम गुज्जर चोरी किए गए सोना, चांदी और नगद एक काले रंग के कॉलेज बैग में लेकर सूरत की ओर पैदल जा रहा है। सूचना के आधार पर सारोली पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को हल्के हरे जैकेट और नीली नाइट पैंट पहने हुए पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 46.870 ग्राम सोने के आभूषण और 4032 ग्राम चांदी के गहने और 1,40,000 नगद बरामद किए गए। बरामद सामग्री में चांदी के सिक्के, चेन, पायल, कड़े, बच्चों की लक्की और ब्लू स्टोन और क्यूबन डिजाइन की ज्वेलरी, साथ ही सोने की नथ, बुटी, कड़ी, पेंडेंट और अंगूठियां भी पाई गई हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 106 के धारा कार्रवाई की गई है और जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज अनडिटेक्ट चोरी का मामला भी सुलझा लिया गया है। थाने में नियो चेक पोस्ट पड़ता है और नियो चेक पोस्ट पे कई सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस की ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। उसमें हमारा पुलिस का वाहन चेकिंग चल रहा था। वाहन चेकिंग के दरमियान हमें एक शंकास्पद इसम मिला जो बस में था और उसके पास से अराउंड 5 लाख रुपए का सोना, 8 लाख रुपए के चांदी के गहने और 1.5 लाख रुपए कैश, टोटल 14,39,000 रुपीज की पूरा मुद्दा माल और कैश हमें उसके पास से मिला था। जब हमने उसका इंट्रोगेशन किया तो पता चला कि उसका नाम है पवन गुज्जर, जो राजस्थान के रहवासी है और कई सालों से वो वापी वलसाड़ में एक जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पे जॉब करता था। पीरियडिकली वहां से वो चोरी करता रहता था और सब मुद्दा माल अपने पास इकट्ठा करके ये सब पूरी चीजें लेके वो अपना नेटिव जा रहा था। तभी सारोली थाने में हमें यहाँ पे ये एक अच्छे से सफल केस मिला है और वलसाड़ में ये गुना दर्ज हुआ है और हमने अक्यूज को भी वहाँ पे सौंप दिया है। साबरकांठा जिला के अंतरियाल इलाके में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत का मामला सामने आया है। पोशीना क्षेत्र में बिना डिग्री वाले चिकित्सक द्वारा किए गए उपचार के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे नवजात बच्चे ने अपनी मां का साया खो दिया। इस घटना से आक्रोशित आदिवासी परिवार ने मृत महिला का शव स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सुदूर क्षेत्र में तनाव और कोहराम की स्थिति बन गई है। मामले को लेकर पोशीना क्षेत्र में पारंपरिक विरोध और स्थिति में देखी जा रही है, जिससे प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता हालत को संभालने के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। तमिलनाडु कैडर के पूर्व डीजीपी करुणासागर ने बिहार में नीट छात्रा की मौत को लेकर बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल किए हैं।
उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस की जांच की शैली से ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी दबाव में काम कर रही थी। करुणासागर ने अपने प्रशासनिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत सबसे पहले घटनास्थल पर पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना चाहिए था और इसके बाद जिस अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था वहां का बयान भी लिया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस ने इन जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जिससे पूरी जांच सवालों के घेरे में आ गई है। छात्रा के मौत मामले में कई तरीके के संगीन आरोप हॉस्पिटल और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर लगते दिख रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमिलनाडु कैडर के पूर्व डीजीपी और अभी कांग्रेस के नेता हैं करुणासागर, जिनसे बात करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से आपका लंबा अनुभव रहा है। अभी जो नीट छात्रा की जो मौत हुई है उसमें लगातार जो पुलिस प्रशासन पे, बिहार के पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा हो रहा है, उस पर लगातार कह रहा है कि जो चीज़ें हैं उसको साक्ष्य को छिपाया जा रहा है। देखिए, अगर इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से लापरवाही या पुलिस को अपराधी को बचाने की संलिप्तता अगर नहीं होती तो आज कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अगर एक पुलिस अधिकारी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो 5 तारीख को बच्ची के साथ ये घटना घटी है और 9 तारीख को मौत हुई है। इन 5 दिनों में इन्वेस्टिगेशन की जो बेसिक प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है। उसका कभी बयान लेने की कोशिश नहीं किया गया। जो डॉक्टर सबसे पहले जो हॉस्पिटल सहजानंद हॉस्पिटल में इलाज हुआ वहाँ से लेके मेदांता तक सारे डॉक्टरों का बयान लेने की जरूरत थी। और बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूंकि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की तरफ इशारा कर रहा है तो बिहार पुलिस एम्स के साथ उसका ओपिनियन मांगने गई है। तो इससे पूरे से लगता है कि बिहार पुलिस के ऊपर इस सफ़ेद पोश अपराधियों को छिपाने की और का दबाव है और किसी न किसी तरह से इस बच्ची को बिहार पुलिस से न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी उसमें पुलिस जो है लगातार उसको छिपाने की कोशिश की। नींद की गोली खाने से मौत हुई है, तो बिहार में चाहे पूरे देश में नींद की गोली तो भी बैन है, उस पर आरोप। देखिए, सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ पर नींद की गोली का डब्बा उसके रूम में रखा गया। तो ये सीधा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को अलग दिशा में डालने के लिए अपने तरफ से झूठा एविडेंस प्लांट कर रही थी। तो ये बिहार पुलिस का जो रोल है, उनकी जो थानेदार, जो महिला थानेदार हैं उससे लेके और उसके भाई थानेदार के ऊपर एसी होते हैं, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, उसके ऊपर अधिकारी होते हैं। तो अगर इन अधिकारियों ने अगर एक स्पीड दिखाया होता, एक न्यायोचित एक्शन लिया होता तो आज ये घटना इस तरह का मोड़ नहीं लेती और उस बच्ची के परिवार वालों को बिहार पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हम इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो एसआईटी की भी गठित हो गया है, एसआईटी भी जांच कर रही है। क्या लग रहा है एसआईटी में कुछ निकलकर सामने आएगा? एसआईटी का जो काम था, कल एसपी गए थे तो एसपी का खूब विरोध भी हुआ था। देखिए, एसआईटी भी बिहार पुलिस के ही अंदर काम करेगी और अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो जो सफेद पोश है, जो इस घटना में जिनकी संलिप्तता है उनको राजनीतिक प्रश्रय मिल रहा है और राजनीतिक प्रश्रय जब तक मिलता रहेगा तब तक बिहार पुलिस इसमें निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाथ मेमोरियल हॉस्पिटल में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। लगातार नीतीश, अगर प्रशासनिक दृष्टि से हट कर अगर देखा जाए, राजनीति में भी आपके कांग्रेस पार्टी के अपने नेता हैं, तो ऐसे में बिहार की जो अभी सरकार है, सुशासन की सरकार अपने आप को जो कहती है, सुशासन की सरकार पर कितनी बात? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये जो सरकार आज जो चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये बेसिकली कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और इसीलिए देखिए कि 20 साल तक नीतीश कुमार जी अपने पास होम मिनिस्ट्री रखते थे, उनसे जानबूझ के होम मिनिस्ट्री लिया गया और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के ऊपर जो राजनीतिक दबाव हर तरह से डाला जा रहा है। तो पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रही है। ये थे पूर्व डीजीपी करुणासागर जी और कांग्रेस के नेता भी हैं। साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि
जो है पुलिस कहीं ना कहीं छिपाने के लिए दिशा में काम कर रही थी, जिसकी वजह से जो है जांच में देरी हो रही है और एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी साक्ष्य पता चलने वाला है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस योजना में पहले से ही स्पष्ट प्रावधान और प्राथमिकताएं तय की गई हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग और गरीब वर्ग सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि देश में 85% से अधिक किसान लघु और कटाई या बुआई के समय उन्हें भी अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि 125 दिनों के काम को सुरक्षित रखते हुए खेती के मौसम में मजदूर और किसान मिलकर काम करते हैं तो इसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर झूठ फैलाना उन्हें शोभा नहीं देता और यह महात्मा गांधी के सत्य के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम ये कौन सी शब्दावली है? और एआई जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए एआई से बनाए हुए ये फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना ये भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।